एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपनी लास्ट पार्ट पर बजट के, जो है हमारा सम सीमांत उपयोगिता नियम और पारिवारिक बजट के प्रकार, और साथ में ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बचत के मूल तत्व। इन तीनों ही टॉपिक्स को आज हम लास्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, उसके बारे में बात करेंगे। एज यू कैन सी हमारी बजट की 7th पार्ट वीडियो है, तो बाकी की 6 वीडियोस देखना ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में सबसे पहले सम सीमांत नियम के बारे में। ये होता क्या है? पारिवारिक बजट की सहायता से गृहिणी अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए घरेलू व्यय में सम सीमांत उपयोगिता नियम को पालन करती है। घर में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन घर के सभी लोगों की नीड को फुलफिल करके जो हमें मिलता है, वो सम सीमांत उपयोगिता नियम के पालन करने से मिलता है। आवश्यकता की तीव्रता एवं उपयोगिता के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और उसी क्रम में व्यय किया जाता है। हमारी आवश्यकता की तीव्रता यानी कि हमारी किस चीज की ज्यादा जरूरत है और उसको कैसे फुलफिल करना है, इस बेसिस पर हम अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको एक्सपेंड करते हैं। हम अपनी आय को उसी तरीके से यूज करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये सम सीमांत उपयोगिता नियम होता क्या है। सम सीमांत उपयोगिता नियम ये 19वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्री H.S. गोसेन ने दिया था। किसने दिया था? H.S. गोसेन ने दिया था 19वीं सदी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्री थे। यह नियम गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। अगर आपको इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो आप इसका नाम बताएंगे गोसेन का द्वितीय नियम। गोसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम था। ये दोनों नियम गणनावाचक दृष्टिकोण से पर आधारित हैं, जिसमें उपयोगिता की अंकों में मापा जाता है। यानी कि क्या होता है कि हम जैसे कोई चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उसको नंबर्स में वो कर देते हैं, नंबर्स में बता देते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे लिए इतनी है और इसकी इतनी है, तो उस तरीके से हम एक नंबरिंग कर देते हैं। तो इसलिए इसे गणनावाचक दृष्टि से देखा जाता है कि हम इसे काउंट कर सकते हैं। ये इसको काउंट करके हम अपनी जो चीज की यूटिलिटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता अपनी सीमित आय साधन से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। मतलब आपके पास रिसोर्सेज तो हमेशा ही लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि आपकी जो आय है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती नहीं है। लेकिन हमारी जो डिजायर्स है, हमारी जो नीड्स है, वो अनलिमिटेड होती हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करना, उनमें से सबसे ज्यादा अपनी नीड को सेटिस्फाई करने का काम सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा किया जाता है। इसके लिए वह अपनी आय इस प्रकार खर्च करता है कि उसकी सबसे ज्यादा संतुष्टि मिले। मतलब आपकी जो इनकम है उसको आप इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे कि आप केवल चपाती से काम नहीं चला सकते, रोटी से काम नहीं चला सकते, आपको उसका सब्जी साथ चाहिए, अचार चाहिए, सैलेड चाहिए, दही चाहिए, और साथ में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो वो सारी ही चीजें कैसे बैलेंस की जाएंगी, ये सम सीमांत का नियम बताता है। हर वस्तु पर अंतिम रुपए साधन खर्च करने से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, वही वस्तु के लिए ये समान हो। मतलब आप जो एक अपना लास्ट जो अपना कॉइन खर्च कर रहे हैं, जो सबसे लास्ट पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो उससे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए जितना बाकी सबसे मिले। जैसे कि आपकी थाली में रोटी भी होती है और चावल भी होता है और मिठाई भी होती है, तो रोटी का जो टेस्ट है, जो रोटी का सेटिस्फेक्शन है, वो रोटी की जगह पर होता है, और चावल की जगह रोटी नहीं ले सकती और रोटी की जगह चावल नहीं ले सकता। इसी तरह मिठाई की जगह रोटी नहीं ले सकती। मतलब हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और उनका होना जरूरी है। उनको इक्विवेलेंट दर्जा मिलना और उनको इक्विवेलेंट उसमें इंक्लूड करना सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंदर आता है। इसकी क्या क्या मान्यताएं? कहा जाता है कि जो उपभोक्ता है, जो इस नियम को फॉलो करता है, वो विवेकशील होता है, मतलब कि वो इंटेलिजेंट है। क्योंकि एक देखिए, एक तो ये हो गया कि नियम के बेस पर, लेकिन आप अगर न्यूट्रिशन के बेस पर देखें तो भी तो आपको सारी ही चीजें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारी ही चीजें चाहिए होती हैं, तो भी तो आपको सारी चीजें इंक्लूड करनी है। तो इंसान, जो व्यक्ति है, जो उपभोक्ता है, वो विवेकशील है।
दूसरा साधन सीमित है। इसमें हमें पता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, पर फिर भी हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उससे ग्रैब करना है। फिर उसके बाद है उपयोगिता मापनीय है, मतलब हम जो उसकी जो यूटिलिटी है उसको हम माप सकते हैं, उसकी हम गणना कर सकते हैं। एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु को प्रभावित नहीं करती है। ये जो हमारी, जैसे रोटी की जगह को हम चावल से रिप्लेस नहीं कर सकते, या चावल को मिठाई से रिप्लेस नहीं कर सकते, या फिर जो खीर है उसको सब्जी से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम जो उसकी उपयोग, एक वस्तु की उपयोगिता को दूसरी वस्तु की उपयोगिता से रिप्लेस नहीं कर सकते। बेसिकली यही हमारा समसीमांत का नियम है, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका साधन सीमित होते हैं या नहीं, या फिर दूसरी चीज को रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पारिवारिक बजट के प्रकार के बारे में। हमने ये पहले पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था संतुलित, असंतुलित और घाटे का बजट, ये सारी चीजें। आज हम थोड़ा इसको ब्रॉड में पढ़ते हैं। इसमें कई प्रकार बताए गए हैं, मुझे बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन और बहुत अच्छे डिवीजन मिला है, तो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला है हमारा वास्तविक बजट, या इसे इंग्लिश में हम एक्चुअल बजट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना हमारा आय होती है और जो हमारा व्यय होता है उसका पूरा कंप्लीट हमारे पास ब्यौरा होता है, डिस्क्रिप्शन होता है वास्तविक आय में, कि हमने कितनी इनकम आई और हमने कितना एक्सपेंडिचर कर दिया। क्योंकि परिवार में क्या होता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स पर आपकी जो आय तो और व्यय जो है, आय तो उतनी रहती है पर व्यय का आपका स्केल बदलता रहता है, कि जैसे आप दिवाली आ गई तो आपका व्यय ज्यादा होगा, कोई फंक्शन आ गया तो व्यय ज्यादा होगा, और जैसे कि अब आप कहीं जा नहीं रहे हैं, आपको कहीं किसी प्रोग्राम में नहीं जाना है, या फिर आप अर्ली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज ऑफ फैमिली में है, तो आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो वास्तविक बजट है वो बदलता रहता है। फिर सेकेंड हमारा आता है औसत बजट। औसत बजट जिसे हम एवरेज बजट भी कहते हैं। इसमें ये परिवार की जो औसत आय होती है, आय और व्यय को दर्शाया जाता है। उसमें इस वर्ग में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का व्यय है कि एक सामान्य प्रकृति का ज्ञान होता है। मतलब हमें जनरली पता है कि हमारा ऑन एन एवरेज फूड पर हमारे जो है वो 5,000 खर्च हो जाएंगे। हम इन डिटेल नहीं देख रहे हैं, औसत देख रहे हैं, एवरेज देख रहे हैं। हमारे फूड पर 4,000 खर्च हो जाएंगे, हमारे बिजली का बिल 500 का आएगा, और हमारे इस तरीके से हम सारी चीजों का एक एवरेज निकाल लेते हैं अपनी इनकम का और हमारे एक्सपेंडिचर का, तो हमारा औसत बजट होता है। फिर है हमारा प्रमाणित या आदर्श बजट, या फिर स्टैंडर्ड बजट जिसे हम कहते हैं। यह बजट औसत परिवारों के लिए आदर्श व्यय की रूपरेखा बताता है। इसमें कुछ अच्छे बजट, कुछ आदर्श मान लिए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर परिवार का बजट बनाया जाता है। मतलब जब हम कुछ एक वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं कि हमें अपने ये चीजें हमें इतने में आनी है, इतना ही रहेगा हमारा, तो हम एक स्टैंडर्ड, एक तो होता है लचीला बजट, जिसमें कि इस महीने हमने आशीर्वाद का आटा ले लिया, अगले महीने हमने किसी और ब्रांड का आटा ले लिया, फॉर्चून का ले लिया, तो इस तरीके से क्या है, ये लचीला है। आदर्श बजट जो है, आपको आप स्टैंडर्ड्स अपने फॉलो कर रहे हैं, अपनी चीजों को वैसे ही रख रहे हैं और अपना बजट उसी को फॉलो करेंगे। फोर्थ है हमारा वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य बजट। इस बजट में किसी परिवार में एक निश्चित समय में क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा तथा उन मूल्यों का विवरण होता है। इसमें जीवन निर्वाह, व्यय का और उनमें परिवर्तनों के सही अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब जैसे हम मार्केट जाते हैं, हमने कुछ भी सामान खरीदा, हमने उसका बिल लिया और बिल को हम लोग इकट्ठा करते चले गए, तो हम क्या करते हैं, वस्तुओं की हमें उससे पता चल जाता है कि हमारी कितनी मात्रा यूज हुई, हमारे जो बजट में हमने एक एक पैसा जो स्पेंड किया है वो कितना किया है, हमारे कितनी चीजों को खर्च किया है। मतलब देखिए चीजें तो वही हैं, वैसे ही खर्च हो रहा है, पर वास्तविक आय में क्या होता है कि आपको रियल इनकम का पता रहता है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। औसत बजट में आप एक एवरेज लगा लेते हैं कि हमारा इस महीने, हमारा महीने में अपना किचन का इतना खर्चा हो जाएगा, बिजली का इतना हो जाएगा, अपना ट्रेवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का ये हो जाएगा, मनोरंजन पर, तो ये आपका औसत हो जाता है। आदर्श बजट जब आप रिजिट हो जाते हैं कि नहीं हम इतने में ही ये खर्च करेंगे, यही ब्रांड्स यूज करेंगे। फिर उसके बाद वस्तुओं की मात्रा, और ये वाला आपका तब होता है कि जब आप अपना सामान, आपने बजट बनाया है और आप अपने हर एक सामान की एक स्लिप लाकर अपने घर पर रख रहे हैं और बाद में कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपने जो आपने बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग था या नहीं था, तो ये आपका जो मूल्य बजट है या फिर वस्तुओं की मात्रा वाला बजट हो जाता है। फिर हमारा फिफ्थ आता है पूर्ण एवं आंशिक बजट।
फिफ्थ हमारा क्या है, पूर्ण एवं आंशिक बजट, जिसे हम इंग्लिश में कंप्लीट एंड पार्शियल बजट कहते हैं। इसमें क्या है कि जब व्यक्ति पूर्ण व्यय की योजना बनाते हैं तब उन्हें हम पूर्ण बजट कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति दैनिक व्यय की योजना बनाते हैं, हिसाब किताब नहीं रखते हैं, केवल बड़े या फिर प्रमुख मदों पर व्यय की योजना बनाते हैं, ऐसे बजट को आंशिक बजट कहा जाता है। पूर्ण बजट तब होता है जब आप अपनी हर एक चीज का कंप्लीट अपने पास डिस्क्रिप्शन रख रहे हैं कि आपके घर में अगर चिप्स भी आई हैं तो उनका क्या खर्चा रहा है और आपने उनको पहले से अपने बजट में इंक्लूड किया है। और हमारा जो इसका जो दूसरा पार्ट है आंशिक बजट, आंशिक बजट क्या होता है कि हम एक मोटे मोटे तौर पर बड़ी बड़ी चीजों का खर्चा लगा लेते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि अब सीजन पर मूंगफली आ रही हैं या फिर आपकी फ्रूट्स आ रहे हैं, आप उनका खर्चा नहीं काउंट कर रहे हैं, बट आपने एक मोटे तौर पर कर लिया कि हाँ हमारे फ्रूट्स में इतना हो जाएगा, हमारे जो वेजिटेबल्स है इसमें इतना हो जाएगा। तो आप पूर्ण तो हो गया कि जब आप एक एक चीज का एक एक इकाई का अपना हिसाब रख रहे हैं, और आंशिक जब आप मोटे तौर पर अपना हिसाब लेते हैं कि हाँ इतना हमारा खर्चा हो जाएगा। ये लिबरल तब होते हैं लोग जब उनके पास इनकम जो है वो आपके आय जो है वो व्यय से ज्यादा होती है, मतलब आपको मालूम है कि आप कंट्रोल कर लेंगे, आपकी चीजें खराब नहीं होंगी। फिर है संतुलित बजट। संतुलित बजट जो कि बेस्ट बजट होता है, बैलेंस बजट कहते हैं हम इंग्लिश में। इसमें बचत भी बताई गई है और इसमें ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई है, मतलब आपको किसी से भी जो कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जो बचत है वो भी हो रही है, आपकी नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं। फिर ये हमारा बेस्ट बजट होता है सिर्फ ये संतुलित बजट। फिर है बचत का बजट। बचत का बजट यानी कि सेविंग बजट। इसमें इस तरीके से रूपरेखा बनाई जाती है जिसमें वास्तविक व्यय कम हो और अनुमानित आय अधिक हो, मतलब जो हमारी अनुमान की आय है वो ज्यादा हो और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो, जिससे कि हमारी जो बची हुई राशि है उसको हम सेव कर सके और अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर सके, इससे हमें लाभ प्राप्त होता है। फिर उसके बाद है एर्थ हमारा घाटे का बजट, यानी कि सरप्लस बजट। जब हमारी जो इनकम है वो कम हो, हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, हमें ऋण लेना पड़े और हमारी जो बचत है वो ना हो पा रही हो, तब हमारा घाटे का बजट होता है, और ये फैमिली के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं होता है। इसीलिए ये जो सबसे बेकार बजट है वो घाटे का बजट कहा जाता है। बचत हमेशा उत्पादक रूप में रखी जाती है, हमें ये याद रखना है। उत्पादक मतलब अगर हमारे पास सेविंग्स है तो हम उससे कुछ और चीजों में इन्वेस्टमेंट करके और इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए बचत हमेशा उत्पादक रूप में रखी जाती है, ये आपको लाइन याद रखनी है। तो यहाँ हमने कंप्लीट की है अपने पारिवारिक बजट के प्रकार। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जो है बचत के मूल तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सेविंग, यानी कि बचत की योग्यता। हमारे जो एलिमेंट्स हैं बचत के वो 3 होते हैं। एक तो है बचत की योग्यता, मतलब आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए सेविंग की। फिर है डिजायर टू सेव, यानी कि बचत की इच्छा, हमारे अंदर इच्छा भी होनी चाहिए सेविंग्स की, हम ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर ना करें, हमारे पास पैसे हैं तो लाओ कपड़े खरीद लें, चलो सामान खरीद लें, हम वो चीज ना हो, वो हैबिट। और तीसरा है हमारी बचत की सुविधा, यानी कि अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हम कहाँ सेव कर सकते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, किस चीज में इन्वेस्टमेंट करें जो हमारी सेविंग्स जो हैं वो बाद में मल्टीप्लाई हो जाएं और हमें गुड रिजल्ट्स मिले। तो इस तरीके से हमने यहाँ अपना बचत का जो बजट का और बचत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।